क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला 67th बीपीएससी का, तो मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दी हूँ और पास भी की हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि बिहार के लिए, जो बिहार एक परिचय और बिहार से जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैं सोची कि मैं एक बिहार के लिए एक अच्छी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, ताकि बच्चे इसे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँ। तो ये एक बुक है, विवास पनोरमा की है, बिहार एक अवलोकन, 2020-21 का इसका प्रकाशन है। तो इसमें बहुत अच्छे से दिया है और ये खुद का मेरा पढ़ा हुआ है। इसमें अगर बिहार की हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आता है तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपका इसी से आता है। प्लस इसका जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मतलब जो भी है, करंट अफेयर जो भी है, वो सारा क्वेश्चंस इसी से अप्रॉक्सली आता है। तो अगर आपको इस पे पकड़ बनाना है, मतलब बिहार का क्वेश्चन आपको पूरा बनाना है बीपीएससी में, तो आपको इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से याद करना है, वो याद करना। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे इसकी विषय सूची, बिहार एक झलक, बिहार विशिष्ट तथ्य, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार में सिंचाई व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं पशुपालन, क्योंकि बिहार जो है अप्रॉक्सली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वन्य जीव अभयारण्य, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, शिक्षा, भाषा बोली व साहित्य, पर्यटन, बिहार में कला एवं संस्कृति, बिहार का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, प्रमुख व्यक्तित्व, बिहार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राज्य की प्रमुख योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार की जनगणना, ये तो आपको एक एक चीज़ याद रहना चाहिए कि हर किस डिस्ट्रिक्ट का कितना जनसंख्या है और कितना एजुकेशन है, वुमेन्स के एजुकेशन और मेन का एजुकेशन परसेंटेज क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ ये क्वेश्चन आंसर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की समय सामयिकी यानी करंट अफेयर और नवीनतम आंकड़े जो हो रहा है स्टेट में उसका। अब ये देखते हैं हम लोग बिहार का मैप। ये बहुत अच्छा से नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी का तो आपके पास बिहार का मैप तो होना ही चाहिए। तो ये आपको बिहार का मैप है, ये वाला, ये पोर्शन जो है, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब जो हो गया वो नॉर्थ बिहार वाला पोर्शन हो गया। और ये जो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, ये जो आपका हो गया वो साउथ वाला। और बीच में ये सब वैशाली है, सारण है, समस्तीपुर है, ये सब। अब आपको इसका चौहद्दी भी याद रखना है, जैसे कि इसके पूरब में पश्चिम बंगाल है, उसके उत्तर में नेपाल। ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा कंट्री है जो एक ही कंट्री है जो इंडिया बिहार के साथ अपना बाउंड्री बनाता है, वो कौन सा कंट्री है, तो नेपाल है। बाकी सारा जो है वो स्टेट बाउंड्री बनाता है, झारखंड साउथ में और वेस्ट में उत्तर प्रदेश और ईस्ट में पश्चिम बंगाल। तो ये आपको, और ये आपको मैप रखना। और हर वक्त आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो भी आपको मैप सामने रखना है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री को भी पढ़ते हो और मैप से पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आता है और चीज़ें याद हो जाती है। बहुत ज़्यादा रटने जैसी टेंडेंसी नहीं लानी पड़ेगी। तो हम बिहार का इतिहास स्टार्ट करते हैं, उसमें प्राचीन बिहार का इतिहास शुरू करते हैं। पूर्व ऐतिहासिक बिहार। प्राचीन बिहार के अध्ययन हेतु सभी प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें पुरातात्विक, साहित्यिक, संस्मरण व यात्रा विवरण प्रमुख हैं। हालांकि बिहार में पुरातात्विक उत्खनन बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया, लेकिन कुछ पुरातात्विक स्थलों की खुदाई के उपरांत प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। बिहार के दक्षिणी भाग में पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, जिनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू, खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ऐसे अवशेष कहाँ से मिले, इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल का औजार जो मिला है वो कहाँ से मिला है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो मुंगेर से मिला है, पटना से मिला, नालंदा और गया जिले के उत्खनन से प्राप्त हुआ है, जो अनुमानतः कब का 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। और ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि पूरा पाषाण काल का एज जो है वो क्या है, तो हम सब किसी को लगभग नहीं आता कि 1 लाख ईसा पूर्व है, और ये इसी बुक से आया था। मुंगेर के भीम बांध के आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, मुंगेर से भी प्राप्त हुए। पटना विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विशेषज्ञों ने गया के जेठियन से पूरा पाषाण कालीन हस्त, कुल्हाड़ी, चाकू इत्यादि प्राप्त किए हैं। गया के जेठियन में नवोदय है, वहीं से मैं पास आउट हूँ। और मुझे याद है कि जब मैं वहाँ पढ़ती थी तो वहाँ पे खुदाई चल रही थी और वहाँ पे बुद्ध भगवान की तो बहुत सारी मूर्ति मिलती थी। बिहार में मध्य पाषाण काल जो है वो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी मुंगेर से ही मिले हैं। ये छोटे आकार के पत्थर के बने तेजधार नोक वाले औजार हैं। नव पाषाण काल का एज टाइम क्या है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांत जो है सारण जिला,
छपरा जिला इसको नॉर्मली कहते हैं, और चेचर वैशाली जिला से प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी के उपकरण भी, ये पूछेगा कि हड्डी के उपकरण कब मिले थे, तो नवपाषाण काल में मिले थे। और कहाँ से मिले थे, तो ये सारण जिला, चिरान सारण जिला और चेचर वैशाली जिले से मिले थे। उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल एवं उसके परिवर्तित चरण के अवशेष बिहार के चिरान, चेचर, सोनपुर, गया, मनेर पटना डिस्ट्रिक्ट में मनेर पड़ता है, से प्राप्त हुए। चिरांद, अंतिचक और ओरियम भागलपुर, सबका डिफरेंट नाम था, अब नाम बदल गया है। राजगीर, सोनपुर, वैशाली से ताम्रपाषाण कालीन के काले और लाल मृद भांड, ब्लैक और रेडवेयर प्राप्त हुए। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताम्रपाषाण काल एवं उसके परिवर्ती चरण के अवशेष बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट से, और ये पूछ देगा ऑप्शन देके, और आपको याद रहना चाहिए। तो कहाँ से, तो चिरांद, चेचर, सोनपुर, गया, मनेर, ये हो गया। चिरांद, अंतिचक, ओरियम, राजगीर, सोनपुर, वैशाली से ताम्रपाषाण कालीन क्या प्राप्त हुए हैं, काले एवं लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिले प्रमाण कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन डेटिंग एक तरीका है पूरा एज पता करने का किसी भी चीज का, अनुसार 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक के प्रतीत होते हैं। ज्ञातव्य है कि काले एवं, हाँ ये भी क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है कि किससे एज, जो पुरानी चीजें हैं उसका एज पता करने के लिए क्या करते हैं, तो ये मेथड होता है कार्बन डेटिंग मेथड। ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, ये भी पूछता है साइंस में। काले एवं लाल मृद भांड सामान्यतः तौर पे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माने जाते हैं। और ये अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो है वो कौन कौन से स्टेट में या कौन कौन से जगह पे डेवलप हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि अच्छा हड़प्पा संस्कृति पूछा, सभ्यता पूछा, तो ये कहाँ पे था। और ये आप पढ़ेंगे ही जब आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो बक्सर एवं चिरांद से पूर्वी उत्तर काले चमकीले मृद भांड के प्रमाण मिले हैं। ये भी पूछेगा कि पूर्वी उत्तर काले चमकीले मृद भांड कहाँ से मिले हैं उसके, तो बोलेंगे बक्सर और चिरांद से मिले। चिरांद मतलब छपरा। आर्यों के आने से पूर्व बिहार के क्षेत्र में सभ्यता संस्कृति का विकास था। जब आर्य आए थे उससे पहले ही बिहार के क्षेत्र में सभ्यता संस्कृति का विकास था। इसका प्रमाण अब ये जरूर पूछेगा ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है कि आर्यों के आने से पहले बिहार में सभ्यता संस्कृति थी। और ये कहाँ से मिलता है, जो आपको बोलता है कि साहित्यिक रचना, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, उससे मिलता है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट और व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में कीकट क्षेत्र को अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा हुई। ऋग्वेद में कीकट क्षेत्र के अमित्र शासक प्रेमगंध, अब ये भी पूछेगा अमित्र शासक कौन थे, प्रेमगंध की चर्चा हुई है। जबकि अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है, ऋग्वेद में किसका, अथर्ववेद में किसका, यजुर्वेद में किसका पहले, तो यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं इस पे, वाल्मीकि नारायण में मलद और करुणा शब्द का प्रयोग संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए हुआ है। ऐसा पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा ये सा जनरलाइज किया जाता है कि मलद और करुणा शब्द का प्रयोग हुआ है, जो ऐसा संभवतः है कि बक्सर क्षेत्र के लिए ही हुआ होगा। कहा जाता है यही ताड़िका राक्षसी का वध भगवान राम के द्वारा हुआ था। और वायु पुराण के अनुसार गया में असुरों का राज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण के अनुसार गया में असुरों का राज है। और गया का सबसे इंपॉर्टेंट जो मंदिर है हिंदुओं का, वो विष्णु पद है। और विष्णु पद में यह गया सुर का बना हुआ है, जिसको कि विष्णु भगवान के पैर के नीचे दबे हुए हैं, ये ऐसा मानना है। और वहीं पे पितृदान होता है। तो अब बिहार में आर्यों का आगमन, उत्तर वैदिक काल का सेकेंड फेज 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ, जिसमें लौह प्रौद्योगिकी का देन निर्णायक थी। ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के ही द्वारा जो है लौह का औजार बनना शुरू हुआ था। भारत में 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य लोहे का उपयोग आरंभ हुआ। और इसी समय आर्यों का बिहार में भी विस्तार आरंभ हुआ। अनुमानतः अथर्ववेद की रचना के दौरान आर्यों ने बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया। लेकिन आर्यों की सांस्कृतिक वर्चस्व की शुरुआत ब्राह्मण ग्रंथों की रचना
के समय शुरू हुई। तो आपको एकदम से याद रखना है कि आर्यों की सांस्कृतिक वर्चस्व की शुरुआत ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय शुरू हुई। तो आपको याद रखना है कि ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहता है, अथर्ववेद में क्या कहता है, और आपको इसको आपको अलग अलग करके देखना है, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछता है तो आपको उसके अनुसार समझना है कि अच्छा ये क्या कह रहा है। आर्यों की सांस्कृतिक वर्चस्व की शुरुआत ब्राह्मण ग्रंथ की रचना के समय शुरू हुई थी। संभवतः ब्राह्मण एवं अरण्यक ग्रंथों की रचना इसी क्षेत्र में हुई थी। पूछेगा कि कहाँ हुई थी, तो ये बिहार में हुई थी। लगभग 800 ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेह माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुगण के सरस्वती नदी के तट पर आगे बढ़ते हुए बिहार की सदा नीरा नदी, जिसको गंडक नदी कहते हैं, कि तट पे पहुंचने का विवरण देता है। तो ये पूछेगा कि शतपथ ब्राह्मण में किस नदी का चर्चा किया गया, तो सरस्वती नदी का चर्चा किया गया है। और कौन करे, तो विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण कर रहे हैं। किस नदी की चर्चा है, तो गंडक नदी की चर्चा है। सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़ते हुए बिहार की सदा नीरा नदी गंडक नदी के तट पर पहुंचने का विवरण देता है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार मगध क्षेत्र में प्रभाव जमाने के बाद अंग के क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विस्तार हुआ। वराह पुराण के में चर्चा है कि कीकट एक अपवित्र प्रदेश है, जबकि गया एक पवित्र स्थान है। अन्य पुराणों वायु पद्म इत्यादि में राजगृह, गया, पुनपुन इत्यादि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये बिहार में आर्यों का आगमन हो गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व का बिहार। अब 6ठी शताब्दी से पहले बिहार का क्या, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व अर्थात उत्तर वैदिक काल में बिहार की राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों के द्वारा दी गई जानकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ना विदेह यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। यहाँ के राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से मानी जाती है, जो सूर्यवंशी थे, और इसी वंश के दूसरे राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी। इसके बाद इस वंश के सभी राजाओं के नाम के साथ जनक शब्द जुड़ने लगा, और इस वंश के 25वें राजा सिरध्वज जनक थे, जिनके द्वारा गोद ली गई पुत्री सीता के विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछता है, और यही वजह है कि अभी एक रामायण सर्किट बन रहा है, जिसमें कि आपको ये जो है विदेह जो जगह है उसको लाया जा रहा है उस सर्किट में, जिनके द्वारा गोद की ली गई पुत्री सीता का विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ। और इस वंश के पहले दौर के कुल 53 राजा हुए, जबकि दूसरे दौर में 15 राजा हुए, और दूसरे दौर के राजाओं में जनक वैदेह अपनी विद्वता और विद्वानों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जनक वैदेह के दरबार में आयोजित विद्वानों की एक प्रतियोगिता याज्ञवल्क्य विजयी हुए। इस वंश का अंतिम शासक करल जनक था, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में मगध के राजा महापद्मनंदन ने विदेह राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये हो गया। तो ये हम कौन सा पढ़ रहे थे, तो विदेह राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे वैशाली राज्य के बारे में। मनु के पुत्र नवनिर्दिष्ट ने वैशाली क्षेत्र में वैशाल अथवा वैशालिका राजवंश की शुरुआत की। इस वंश में कुल 33 राजा हुए। 33 राजा हुए। इस वंश के 24वें राजा विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की। इस वंश का अंतिम राजा सुमति या प्रमति था। अंग अथर्ववेद में अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये पूछेगा कि अंग राज्य का किस में मिलता है सबसे पहले, तो अथर्ववेद में अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जहां गैर आर्य जातियों का निवास को स्वीकारा जाता है। एक किंवदंती कहानी के अनुसार यहाँ के शासकों की जाग सुंदर होने के कारण इस क्षेत्र का नाम अंग पड़ गया। यह राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। प्रारंभ में इसकी राजधानी मालिनी थी, जिसका नाम बाद में इसके राजाओं और अथवा नदी के नाम पे चंपा और चंपावती वर्तमान चंपानगर रख दिया गया। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को हेनसोंग
चेनप्पो कहता था। ये इंपॉर्टेंट है। चेनप्पो किसको कहता था? तो चंपा को कहता था। और वो कौन सा क्षेत्र है? तो अभी जो वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर वाला जगह है। अंग में कुल 25 राजा हुए। तितुच्छी अंग राज्य का पहला आर्य राजा था। ये पूछेगा, पहला आर्य राजा तितुच्छी अंग, जबकि महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ के अंतिम आर्य राजा थे। तो अंगपुत्र कुंती, अंगपुत्र कर्ण कहते हैं। तो यही अंग से मतलब अंगराज के वो राजा थे। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा और दूसरे दौर के अंतर्गत अंग का अंतिम राजा क्रमशः दधिवाहन, द्रधवर्मन और ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म महावीर से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बनी। ये पूछेगा कि वो कौन सी लड़की थी जो अब सबसे पहले जैन धर्म को अपनाई थी? तो वो थी चंदना। किनकी, कौन से? तो दधिवाहन की पुत्री चंदना जो थी वो जैन धर्म को पहली महिला थी जो जैन धर्म को अपनाई थी। दधिवाहन के समय वत्स के राजा ने चंपा पर आक्रमण किया और राजा द्रधवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ कर दिया। अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय मगध के राजा बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर इसे अपने राज्य में मिला ले। अंग राज्य के प्रमुख शहर कौन कौन से थे? चंपा, भदी, अस्सपुर, आसन। बौद्ध साहित्य में चंपा को तात्कालीन 6 प्रमुख नगरों में माना गया। अब वजी संघ, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्धिक रचनाओं तथा अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार बुद्धकालीन भारतीय राजनीतिक समाज में 10 गणराज्य थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थे तथा वजी संघ उसमें एक प्रतिष्ठित गणराज था। गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में स्थित वजी संघ में संभवतः 8 सदस्य थे। इसमें आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण जिले के भाग शामिल थे। इसकी सीमाएं नेपाल की तराई तक विस्तृत थी। वजी संघ की राजधानी वैशाली थी। वजी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख राज शब्दों पज जीवी संघ के रूप में, इसमें आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण जिले के भाग शामिल थे। इसकी सीमाएं नेपाल की तराई तक विस्तृत थीं। वजी संघ की राजधानी वैशाली थी। वजी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज था और इसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य मतलब चाणक्य ने लिच्छवी राज्यों का उल्लेख राज शब्दों परजीवी संघ के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए कौटिल्य जो है ये वर्ड को यूज किए थे, राज शब्दों परजीवी संघ, तो किसके? लिच्छवी राज के लिए के रूप में किया था। लिच्छवी राज की राजधानी वैशाली की पहचान बसाढ़ नामक गांव से हुई। सात्विक और ज्ञात्रिक एक अन्य सदस्य था जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिकों का प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म ये कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जैन का जन्म कब हुआ था? 1540 में। किस फैमिली में हुआ था? तो सात्विक या ज्ञात्रिक के खानदान में हुआ था। तो सिद्धार्थ के पुत्र जो थे, तो यानी कि महावीर जैन के पापा का नाम सिद्धार्थ था। 1540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर बने। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राज के प्रमुख चेटक की बहन थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि लिच्छवी राज के प्रमुख चेटक थे और उनकी बहन थी त्रिशला जो महावीर जैन की मम्मी थी। महावीर स्वामी ने 468 ईसा पूर्व पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किए और वजी संघ के अन्य सदस्य थे उग्र, मुख्य कार्यस्थल हास्तिग्राम, भोग, मुख्य स्थल भोगनगर, इक्ष्वाकु मूल निवासी विदेह अथवा अयोध्या, कौरव मूल निवासी हस्तिनापुर के, विदेह राजधानी मिथिला तथा वजी संघ का संविधान एवं प्रशासक संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। राजाओं की सभा प्रशासन देखती थी जिसमें 7700 सदस्य थे। आपस में विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते थे। राजाओं की सभा संस्था, ये इंपॉर्टेंट है, राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? संस्था कहलाती। जबकि कार्यकारिणी की महासमिति के
जबकि कार्यकारिणी महासमिति के समान थी। संस्था के सभी राजाओं के अधिकार समान थे, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त था। वजी संघ के प्रधान चेटक की पुत्री का विवाह मगध नरेश अजातशत्रु के साथ हुआ था। तो चेटक की जो बहन थी त्रिशला, उनका हुआ था महावीर जैन के पापा के साथ, मतलब सिद्धार्थ के साथ, और उनकी पुत्री का जो है चेटक की पुत्री का शादी हुआ था मगध नरेश अजातशत्रु के साथ। वजी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगर वधु के पद पे प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली वैशाली की नगर वधु आम्रपाली की नियुक्ति, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। उन दोनों से अभय कुमार नाम का एक पुत्र पैदा हुआ था। भगवान बुद्ध ने वैशाली प्रवास के दौरान आम्रपाली के यहाँ भोजन किया था तथा आम्रपाली ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया। मगध नरेश अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार करने के उद्देश्य से वजी संघ में फूट डलवाई। आक्रमण द्वारा वजी संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपद, ये पूछता है 16 महाजनपद का नाम याद होना चाहिए, का उल्लेख किया, जबकि अंगुत्तर निकाय, तो ये इंपॉर्टेंट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि अंगुत्तर निकाय में इन महाजनपदों की सूची मिलती है। तो ये है अंगुत्तर निकाय में सूची मिलती है और 16 महाजनपद में उनका उल्लेख मिलता है। इसमें 3 महाजनपद जो है वो अंग, मगध और लिच्छवी बिहार में स्थित है, बाकी महाजनपद दूसरे स्टेट में। इन तीनों का संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलती है। तो पूछता है क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है और सूची है वो किससे मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे फिर से हम पढ़ाएंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पढ़ने में बोरिंग होता है कि क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी से क्वेश्चन आएगा और धमाकेदार क्वेश्चन आएगा। तो आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। बार बार इस वीडियो को देखिए और पढ़िए।